कभी सोचा है कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का देश आखिर चलता कैसे है? ये एक बहुत बड़े ब्लूप्रिंट पर चलता है। तो आज आइए हम सब मिलकर उसी ब्लूप्रिंट के पन्ने पलटते हैं और भारतीय लोकतंत्र की इस शानदार बनावट को, इसकी वास्तुकला को समझते हैं। तो हाँ, सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। और इसी एक सवाल के इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। देखिए, इस पूरे सिस्टम के दिल में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं संसदीय प्रणाली। अब इसका मतलब क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो जो सरकार देश चला रही है वो अपनी मर्जी की मालिक नहीं है। उसे हर कदम पर संसद को जवाब देना होता है, मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को। और हाँ, ये जो मॉडल है ये हमने ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर सिस्टम से इंस्पायर होकर अपनाया है। इस पूरी इमारत की नींव, इसकी फाउंडेशन 1950 में हमारे संविधान के साथ ही रखी गई थी और बाकायदा संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक इस पूरे ढांचे का डिज़ाइन, इसके नियम कानून, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। और सोचिए ज़रा, कमाल की बात तो ये है कि वही डिज़ाइन आज भी इतने सालों बाद 1 अरब से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को एक दिशा दे रहा है। तो इस बड़ी सी स्ट्रक्चर को अगर आसानी से समझना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है इसे 3 मजबूत पिलर्स या कहें कि 3 स्तंभों में बांटकर देखना। पहला और सबसे जरूरी पिलर है लोकसभा। जैसा नाम से ही जाहिर है, हाउस ऑफ द पीपल यानी जनता का सदन। इसे लोकतंत्र की नींव क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बैठने वाले लोग सीधे सीधे देश के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। हर एक वोट की ताकत, हर एक नागरिक की आवाज सीधे यहीं पहुंचती है। अब आता है दूसरा पिलर, राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर लोकसभा पूरे देश की आवाज है तो राज्यसभा राज्यों की आवाज है। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो पावर शेयरिंग का नाजुक संतुलन है, उसे मजबूती देता है। और फिर है तीसरा और शायद सबसे अनोखा हिस्सा, राष्ट्रपति। देखिए, वो न तो लोकसभा के सदस्य होते हैं न राज्यसभा के, लेकिन फिर भी उनके बिना संसद अधूरी है। वो इस पूरी इमारत के शिखर की तरह हैं, वो कीस्टोन हैं। कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर उनके हस्ताक्षर न हो जाएं। तो ठीक है, ये तो हो गया इस पूरी इमारत का ब्लूप्रिंट, इसका डिज़ाइन। लेकिन सवाल ये है कि आज इस वक्त इस डिज़ाइन के अंदर पावर का बैलेंस कैसा है? असली ताकत किसके हाथ में है? अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये आज की पॉलिटिकल रियलिटी बताते हैं। लोकसभा को देखिए, जहां से सरकार बनती है, कुल 543 सीटों में से एनडीए के पास है 293 और इंडिया गठबंधन के पास 234। और अगर राज्यसभा की बात करें, जहां राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वहां एनडीए 133 पर है और इंडिया गठबंधन 80 पर। ये जो डोनट चार्ट है, ये लोकसभा की कहानी को और भी साफ कर देता है। आप देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीटों का फासला बहुत ज्यादा नहीं है, और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। इससे पता चलता है कि हर एक सीट की कितनी अहमियत है और एक मजबूत विपक्ष का होना कितना जरूरी है। तो हमने डिजाइन समझ लिया, पावर का बैलेंस भी देख लिया। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी मशीनरी असल में काम कैसे करती है। शक्ति का इस्तेमाल, पावर का एक्सरसाइज आखिर होता कैसे है? मोटी तौर पर देखें तो संसद के 2 सबसे बड़े काम हैं। पहला, देश के लिए कानून बनाना, और दूसरा, जो सरकार उन कानूनों को लागू कर रही है उस पर नजर रखना, उससे सवाल पूछना और उसे जवाबदेह बनाना। कानून बनने का जो सफर है ना, वो भी बड़ा दिलचस्प है। सब कुछ एक प्रस्ताव से शुरू होता है जिसे बिल कहते हैं। ये बिल पहले लोकसभा से पास होता है, फिर ये राज्यसभा का सफर तय करता है। जब दोनों ही सदन इसे हरी झंडी दे देते हैं, तब ये फाइनल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है और बस उनके दस्तखत होते ही वो बिल देश का कानून बन जाता है। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी काम पर, जवाबदेही। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार के पास गाड़ी चलाने के लिए चाबी तो है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल काफी हद तक संसद के हाथ में है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्री देश चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं, लेकिन उन्हें लोकसभा में अपना बहुमत साबित करते रहना पड़ता है। और अगर कभी सदन का भरोसा सरकार पे से उठ गया तो एक अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को हटाया भी जा सकता है।
और ये कोई सिर्फ कहने की बात या परंपरा नहीं है, ये हमारे संविधान की आत्मा है। ये लाइन बिल्कुल साफ साफ कहती है कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सच कहूं तो इसी एक लाइन में संसदीय लोकतंत्र का पूरा एसेंस छिपा है। तो हमने मशीन के सारे कलपुर्जे तो देख लिए, लेकिन वो कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन सी वैल्यूज हैं जो इस पूरी मशीन को असल में चलाती हैं? इसकी आत्मा क्या है? इस पूरे सिस्टम के पीछे 4 कोर आइडियाज काम करते हैं। पहला है डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी हर वोटर की आवाज की कीमत है। दूसरा है फेडरल बैलेंस, मतलब राज्यसभा के जरिए राज्यों के हितों की रक्षा करना। तीसरा चेक्स एंड बैलेंसेस, ताकि ताकत किसी एक के हाथ में न चली जाए। और चौथा डिबेट एंड डेलिबरेशन, यानी हर कानून पर खुलकर बहस हो, चर्चा हो, ताकि वो सबसे बेहतर रूप में सामने आए। तो सवाल उठता है कि इन सब बातों का मतलब क्या है? ये पूरा डिजाइन, ये पिलर्स, ये नियम कानून, ये सब भारत के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? Why does this architecture matter? इस क्यों का जवाब शायद इस चार्ट में छिपा है। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व, और डेलिब्रेशन यानी विचार विमर्श। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये वो 3 मजबूत पाए हैं जिन पर भारत की डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी की कुर्सी टिकी हुई है। और शायद यही वजह है कि इतनी डाइवर्सिटी वाला देश एक साथ एक मजबूत धागे में बंधा हुआ है। तो अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो यही संसदीय प्रणाली एक स्टेबल, फंक्शनिंग और जिंदा लोकतंत्र के तौर पर भारत की पहचान का केंद्र है। तो चलिए इस पूरी बातचीत के जो की टेकअवेज हैं उन्हें जल्दी से देख लेते हैं। पहली बात, भारत में 2 सदनों वाली संसद है, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरी बात, सरकार सीधे तौर पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह है। तीसरी बात, ये सिस्टम नेशनल विल और रीजनल इंटरेस्ट्स यानी राष्ट्रीय इच्छा और क्षेत्रीय हितों के बीच एक बैलेंस बनाता है। और चौथी और आखिरी बात, ये बहस के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो ये सुनिश्चित करता है कि कानूनों पर ठीक से सोच विचार हो। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सबके सोचने के लिए। जैसे जैसे भारत लगातार बदल रहा है, ग्रो कर रहा है, तो क्या हमारे लोकतंत्र के इस डिजाइन को, इस वास्तुकला को भी वक्त के साथ साथ इवॉल्व होने की, विकसित होने की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।